गजल समझाना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो मैम हमको समझ में आ गया है, पर गजल के आप फिर से एक बार समझा दीजिए। मैं आप सबको फिर से गजल समझा रही हूँ। गजल में क्या है? गजल के लेखक कवि कौन है बेटा? गजल के कवि हैं सिराज गोरखपुरी। ये क्या है? अपनी गजल में स्वतंत्र मत है, ये बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ पूरी इन्होंने अपनी संगीत में इसमें गजल में डाला है और इनमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और इनकी गजल में अधिकांश शब्द क्या है? उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। गजल में अधिकांश उर्दू शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। पहले मैं आपको 2 पंक्तियां गजल की पढ़ूंगी, समझाऊंगी, तो इसके मीनिंग और फिर उसका शब्दार्थ के बाद सरलार्थ आपको समझाऊंगी। मैं 2 पंक्ति आपके सामने पढ़ रही हूँ। पहली पंक्ति है बेटा, नीरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले है। अब मैं आपको एक एक मीनिंग बता रही हूँ इसके। नोरस यानी नया रस, नोरस यानी नया रस। कुंजे यानी कली। आप जानते हो कि जब फूल खिलता है उससे पहले क्या आती है? कली आती है, उसी के बाद फूल खिलता है। तो कुंजे यानी कली। नाजुक यानी कोमल, नाजुक यानी कोमल। गिरे यानी गांठें, गिरे यानी गांठें। आपने देखा वो कली ऐसे बनी हुई रहती है तो गांठ के रूप में रहती है ना, वही कहते हैं गिरे यानी गांठें। रंगों यानी रंग और गंध, रंगों यानी रंग और गंध। गुलशन यानी बाग बगीचा, गुलशन यानी बाग बगीचा। तोड़ना यानी पंख फैलाकर उड़ना, पर तोड़ना यानी पंख फैलाकर उड़ना। आपने देखा होगा फूलों के ऊपर, कलियों के ऊपर कौन आके बैठती है? तितली आकर बैठती है और उसका क्या करती है? रसपान करती है, वो अपने पंखों को खोलकर बैठती है। तो यहाँ पर इन्हीं 2 पंक्तियों में इसका सरलार्थ में आपको समझा रही हूँ। नोरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरे खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में पर तोले है। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि नव रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं। कवि क्या कह रहा है कि नौ रस से भरपूर कलियों की कोमल गांठें खुल रही हैं। अब कोमल गांठें खुल रही हैं तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? खुशबू भरी हुई है, रंग भरे हुए हैं। ये कहाँ लगते हैं? फूल और कलियां का एक बगीचे में लगते हैं। वहीं तो कवि भी यही कहना चाहता है कि नव रस से भरी कलियां की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं। उसमें जो सुगंध, कलियों के अंदर क्या भरी हुई है? सुगंध भरी हुई है। उसमें जो सुगंध फैल रही है उसे देखकर यूं लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फैला रही हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पंखुड़ियों के अंदर, फूलों के अंदर जो रंग खुशबू भरी हुई है, रंग भरा हुआ है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी सुगंध को फैलाने के लिए आकाश में पंख लगाकर उड़ जाने को कर रही हैं। आशय क्या होगा इसका? आशय यह है कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध फैल गई है। आशय क्या हुआ इसका? कि वातावरण में फूलों और कलियों की सुगंध मनमोहक फैल गई है। हाँ, अब पहला पद मैंने आपको समझा दिया। अब मैं सेकंड पद आपको बता रही हूँ। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ पर रात के समय आकाश का वर्णन किया है कि रात के समय आकाश में तारे कैसे दिखाई देते हैं। झपका यानी बंद करना, खोलना। जैसे अपन आँख को बंद करते खोलते ना, उसी प्रकार हमको रात में आकाश में भी कैसे दिखाई देते हैं तारे? जैसे अपनी आंखों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। जरा जरा यानी कण कण, जरा जरा यानी कण कण। शब यानी रात, शब यानी रात।
सन्नाटा यानी मौन, चुप्पी। जहाँ रात में क्या होता है, रात के समय आपको कैसा लगता है, बिल्कुल सन्नाटा सुनाई देता है, चुप्पी, शांति दिखती है ना अपन लोगों को। इसी के बारे में इसमें वर्णन किया है। तारे आंखें झपकावे हैं, जरा जरा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ढलती हुई रात है। क्या कवि क्या कह रहे हैं कि ढलती हुई रात है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं कि रात ढल रही है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में तारे भी अपनी आंखें झपका झपकाकर सोना चाह रहे हैं। प्रकृति का कण कण मौन है। रात के समय क्या होता है, प्रकृति का हर व्यक्ति क्या हो जाता है, सो जाता है, तो क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। तो प्रकृति का कण कण भी क्या है, मौन है। मुझे ये सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है। रात में अधिकांश सबकी याद आती है ना, सपने आते हैं और पिछली यादें सताती हैं। क्यों, क्योंकि हमारा मन भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है ना, चुप हो जाता है। तो इसी का कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है। कवि क्या कह रहा है कि मेरे को ऐसा व्यतीत हो रहा है, ऐसा जान पड़ रहा है कि सन्नाटा भी मेरे साथ कुछ बोल रहा है। हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम भी सुन पा रहे हो। कवि क्या कह रहे हैं कि हे मेरे साथियों, हे मेरे मित्रों, ये सन्नाटा कुछ कह रहा है, क्या तुमको भी इसकी बात कुछ सुनाई दे रही है, जिससे सीने में प्रेम की वेदना होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम भी मेरी बात को सुन रहे हो और मेरे सीने में भी कोई वेदना हो रही है। अब मैं आपको तीसरा पद पढ़ रही हूँ और उसको भी समझा रही हूँ। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। अपन क्या करते हैं, जब कोई काम नहीं बनता तो किसको दोष देते हैं, अपन किस्मत को देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। सभी लोग का यही कहना होता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, तो हमारा काम नहीं बन पा रहा है। यहाँ कवि भी यही बोल रहे हैं। कवि कहता है मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं। कवि क्या कह रहा है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक से ही हैं। दोनों अभाव असफलता का कारण सदा रोते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए एक दूसरे के लिए रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला है। कवि क्या कह रहा है, किस्मत अपने को रो रही है और किस्मत मेरे को रो रही है, तो दोनों क्या हो रहा है कि दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे को रो रहे हैं। मेरी किस्मत मेरी हालात देखकर मुझ पर रोती है। मेरी किस्मत है वो मेरी हालात को देखकर मुझ पर रो रही है। मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूँ। किस्मत तो मेरी बुरी हालत को देखकर रो रही है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रो रहा हूँ। आशय यह है कि मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा कुछ नहीं है। कवि क्या कह रहा है कि मेरे जीवन में केवल क्या है, असफलता और निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं है। अब चौथा वाला मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। अब मैं आपको फोर्थ वाला गजल का अर्थ समझा रही हूँ। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, काश यानी ऐसा हो सकता है। अपन कहते ना काश ऐसा होता है ना, तो काश का मतलब क्या हुआ, ऐसा हो सकता है। पर्दा यानी छिपी हुई भावनाएं। अपन किसी पर्दा डाल देते हैं ना, छिपी हुई बात को छुपा देते हैं, उसको कहते हैं ना पर्दा डालना। तो यहाँ पर कवि का भी यही है, पर्दा मतलब रहस्य,
या छिपी हुई भावनाएं। अब इसका मैं आपको संलाप समझा रही हूँ। जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। अब यह कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं जो भी लोग प्रेम की निंदा कर करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरी नहीं अपनी पोल खोल रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि जो मेरे प्रेम की निंदा कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, पहले वो अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचार करें, वे पहले अपने बारे में कुछ समझ लें। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है, वो मेरी आलोचना कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वे स्वयं अपनी ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, उनकी दुर्भावना नग्न हो रही है। और उनकी क्या हो रही है? तो दुर्भावना है वो नग्न हो रही है। अब मैं आपको फिफ्थ वाले का भी संलाप समझा रही हूँ। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदबू ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लेवे हैं। अब इसमें है अदा करना यानी देना, अदा करना यानी देना। बदबू ए होशो हवास यानी पूरे विवेक के साथ, सौदा करना है चाहने वाला, प्रेम करने वाले, दीवाना यानी पागल, मदमस्त, है ना। तो अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? ये कीमत भी अदा करे है हम बदमुस्ती एक होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। अब कवि कहना चाह रहा है कि हे प्रिय, अब कवि क्या कर रहा है? अपने प्रिय की याद में ही इन पंक्तियों को लिखा है। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि हे प्रिय, पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं। मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ मैं अपनी पूरी प्रेम की कीमत तुमको दे रहा हूँ। जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना ही हो जाता है। जो व्यक्ति सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या होता है? प्रेम में डूब जाता है। आशय यह है कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिय के प्रेम में दीवाना हुआ है। कवि क्या है? अपने पूरे विवेक के साथ अपनी प्रेमिका के प्रेम में दीवाना हो रहा है। मैं अब आपको 6 वाला भी समझा रही हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया क्या ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो रहे हैं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि वो अपने प्रेमिका की याद में क्या कर रहा है? चुपके चुपके रो रहा है। क्यों? कि दुनिया वाले उसको कुछ कहे ना, इसलिए वो अपने गम को भुलाने के लिए चुपके चुपके से रो रहा है। गम यानी दुख, गम यानी दुख, पासे अदब यानी लिहाज, सम्मान का भाव, ख्याल यानी चिंता, ध्यान। अब मैं इसका अर्थ बता रही हूँ आपको। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो रहे हैं। अब कवि क्या कह रहा है? प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है, प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को क्या कह रहा है कि हे प्रिय, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है। क्या कह रहा है? प्रिय, हे प्रिय, मेरे मन में तेरे जितने भी दुख हैं उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। तुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है। मेरे को तेरी पूरी फिक्र है, पूरी चिंता है, पूरा लिहाज है। परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। मैं तेरी चिंता रख रहा हूँ, तेरा फिक्र रख रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मुझे संसार के लोगों की भी, दुनिया के लोगों की भी कुछ फिक्र है।
दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती। ये संसार के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो मुझे तुम्हारे प्रेम में इतना मग्न नहीं देख सकती। अतः मैं और अपने दर्द का छिपाता हूँ और तुम्हारे प्रेम में छिप छिप कर रो लेता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने दर्द को छिपा लेता हूँ, मैं अपने दर्द को मन में छिपा लेता हूँ और चुपके चुपके से रो लेता हूँ। मैं दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं अपनी प्रेमिका के गम में कितना दुखी हूँ। अब मैं आपको सेवन वाला समझा रही हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। अब यहाँ कवि क्या कह रहा है? फितरत यानी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, कायम यानी स्थापित, तवाजुन यानी संतुलन, आलमे हुस्न इश्क में प्रेम और सौंदर्य का संसार। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। अब कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि प्रेम और सौंदर्य दोनों में भी मनुष्य का क्या है? प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। जो मनुष्य स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है, वह उतना ही प्रेम प्राप्त करता है। जो जितना अपना प्रेम समर्पित करेगा, वो उतना ही उसको उससे प्रेम प्राप्त होगा। यहाँ स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है। कवि क्या कह रहा है? अपन स्वयं को खो देंगे तभी हमको प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा कवि का कहना है। अब मैं आपको 8वां बता रही हूँ। आवो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेटों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है? आवो ताब अशियार यानी चमक दमक, मतलब क्या हुआ इसका? चमक दमक के साथ। आंख रखना यानी देखने में समर्थ होना, बेत यानी शेर, दमक यानी चमक, मोती रोना आंसू झलकाना। अब आबो ताब अशियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब कवि कहता है, तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। कवि क्या कह रहा है? तुम मेरी शायरी की चमक दमक और कलाकारी पर फिदा ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी नहीं है। मेरी जो शायरी है वो कोई बनावटी नहीं है। इतना तो सब लोग समझ सकते हैं, सारे लोग तो ये समझ सकते हैं कि जो मैं शायरी लिखता हूँ, जो शायरी कहता हूँ, वो कोई बनावटीपन नहीं है। वो क्या है? बिल्कुल सत्य है कि मेरे शेरों में तो सौंदर्य है। जो मैं शेर शायरी लिखता हूँ उसमें क्या है? सौंदर्य है। वह आंखों के आंसू में से निकला है। जो मैंने गम के कारण लिखे हैं, तो मेरी आंखों से ही आंसू छलके हैं, आंखों से आंसू निकले हैं। आंखों से जो अश्रु बहाए हैं, उन्हीं के कारण मेरी शायरी में चमक आई है। मैंने अपनी शायरी में इतना दर्द भर दिया है, इतना गम भर दिया है कि मेरी शायरी को पढ़कर ही, लिख कर ही लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो मेरी शायरी कोई बनावटी नहीं है। हाँ, मेरे सभी बच्चों को 1 से लेकर पूरे 8 तक समझ में आ गया होगा गजल का।
है ना। और आप लोग वीडियो जरूर देखा करें बेटा, हम भी इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाते हैं, समय की अवधि होती है, 20 मिनट में हमको पूरा कंप्लीट करने को दिया गया है, 20 मिनट से ज़्यादा भी समय दे सकते हैं। और आप जरूर देखा करें वीडियो को, जो आपको डाउट है वो आप मेरे को कमेंट करके भी दिया करें कि हमको मैडम यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रा कुछ लिख दिया करें कि हाँ मैडम आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, ये ऐसा तो हमको भी अच्छा लगेगा देखने में कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। धन्यवाद।